नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे अखिलेश के चुनावी एजेंडे की। जी हां, 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक रसाकशी भी तेज होती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक अहम लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और उसका असली एजेंडा समाज में नफरत फैलाकर चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में समाजवादी युवा जन सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान किया है कि वो बूथ स्तर तक मेहनत करें और लोगों को जोड़े ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। बैठक में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा, राजेंद्र चौधरी, संजय लाठर, युवा जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिससे गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। फीसें बढ़ गई हैं और योग्य युवाओं को नौकरी ही नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया, शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं और बेरोजगारी अपने चरम पर है। बीजेपी आरएसएस की साजिशों से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सपा प्रमुख ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को भी बेहद खराब बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आगरा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां खुलेआम तलवारें लहराई गईं और सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाजवादियों को बदनाम करने के लिए कर रही है और निर्दोष कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने युवाओं से अपील की है कि वे संयमित भाषा और व्यवहार के साथ बीजेपी की साजिशों को उजागर करें। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो उनका फॉर्मूला है, उसको इन्होंने नई परिभाषा दी कि पीड़ित, शोषित, वंचित और अपमानित है और उसका मुकाबला एनडीए से है। पीडीए की सरकार में सबको सम्मान और बराबरी का हक मिलेगा। गौरतलब है कि अखिलेश यादव इन दिनों लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यशैलियों पर सवाल उठा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और युवा कार्यकर्ताओं को इस बाबत खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 2027 का कुरुक्षेत्र जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुड़ी हुई हैं। आप सबको याद होगा 2024 के आम चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था और उसने लोकसभा की बहुत सारी सीटें जीती थी, अपने आप में नया कीर्तिमान बनाया था। तो क्या अखिलेश का चुनावी एजेंडा फिक्स है और इस चुनावी एजेंडे से उन्हें कितना मोमेंटम मिलेगा, वक्त तय करेगा। लेकिन चर्चा आज हम ज़रूर करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। बात हम समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, बात अखिलेश यादव साहब की कर रहे हैं, तो शुरुआत यादव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती तो है आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से पार पाना, लेकिन आपने उसे कुछ हद तक आसान बनता दिखाया ज़रूर था 2024 के आम चुनावों में। बात अलग है कि उसका मोमेंटम आपको बरकरार नहीं रख पाए, चाहे बात उपचुनावों की हो जो उसके बाद हुई है या फिर अन्य राज्यों के भी चुनावी नतीजों की। ऐसे में 2027 के लिए जो बिगुल आप फूंक रहे हैं उसमें कितनी सफलता की आप उम्मीद कर रहे हैं और बूथ स्तर तक पहुंचना जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ माना जाता है, क्या आप उस पर पार पा सकेंगे और क्या मैसेज दे पाएंगे कि अगली बार अखिलेश की सरकार बन सकती है? यादव साहब। चलिए, पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। और अभी जो परसों घटना हुई है कश्मीर में, उन सब निर्दोष मृतकों के लिए मेरी संवेदना मैं प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ ऐसी घटना दोबारा ना हो और सरकार से मांग करता हूँ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाँ सवाल आज का है एंकर महोदय, आपने शुरू में जो कहा है वो हमारी सारी नीतियां तो आपने बता ही दी हैं। हमारी पार्टी क्या कर रही है, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इतना कह सकता हूं मैं आपसे,
अभी आपने जहां 27, देखिए आज एक माहौल बना पूरे प्रदेश देश के अंदर कि 27 में क्या होगा। अभी चुनाव जब हुआ लोकसभा का, उस चुनाव में, अच्छा पहले 19 का देखिए, 19 में मायावती साथ थी, उनका बेस वोट था काफी, तो हमारी 5 सीटें आई। इस बार जब 5 आई थी तो हमें 125 सीटें मिली विधानसभा में। इस बार हमारी सीटें आई है 37, और उसमें भी 246 विधानसभा में हम आगे हैं। ओके। क्योंकि एक में जैसे एक लोकसभा 5 विधानसभा होते हैं, तो हम 246 पे आगे हैं। तो 246 में जब आगे हम 2024 में थे, अब ये 25 है, 27 भी आएगी। लगातार हमारा जनाधार क्यों बढ़ रहा है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में, मैं नहीं कहता हूँ, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े अक्षरों मैंने पढ़ा है कि तानाशाही सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रखा है, बुलडोजर चला देती है, भ्रष्टाचार, सारा प्रदेश में पूरा अफरा तफरी का माहौल है। ये मैंने नहीं कहा है, ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो मुझे इनके लिए केवल एक शेर याद आता है, जो बातें करते हैं ये इतने बयानबाजी करते हैं कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। ये निश्चित मानिए अखिलेश यादव एक समंदर बन चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा उनके करीब बैठता उठता हूँ, पूरे प्रदेश के तमाम नेता उनसे शामिल होना चाहते हैं। आज की तारीख में इज ए क्राउड पुलर, वो जहां जाते ही भीड़ उनके साथ होती है। थोड़ा सा कार्यक्रम था अभी सुमन के पास, सबसे हमसे मना कर दिया था, लेकिन वहां पर 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया। पूरे देश की निगाह अखिलेश जी पर लगी हुई है। आज मैं केवल प्रदेश की बात नहीं करता हूँ मैं आपसे, आप पूरे देश में। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी चलो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद कोई ऐसा नेता जिसकी बात लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास हर बात का जवाब है। आप कोई सवाल करिए, उसके पास जवाब है। नहीं, इस बात को तो यादव साहब हम एडमिट करेंगे कि हाजिर जवाबी अखिलेश यादव की बेहतरीन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उनका बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक और बता दूं, देखिए मैं उनके साथ 25 वर्षों से लगातार हूँ जी। मैं राजमंत्री रहा हूँ, 12 साल जिले का अपना अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज के तारीख में इतना निर्मल, इतने साफ चरित्र का, इतने अच्छे मन का नेता होना मुश्किल है। जो जुबान पर है कोई उनके दिल में है, ठीक ऐसा नहीं जुबान पे कोई दिल में कुछ हो। तो उनकी जो ये लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी आधार में कह सकता हूँ 27 का चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे नहीं, कम से कम 300 सीटें आएंगी। आज लक्ष्य हमारे जब तक पीडीए चला, तो पीडीए के जरिए से प्रदेश में हर गांव में हमारी मीटिंगें हुई, रैलियां निकली, साइकिल रैली निकली, लोगों ने हमें हमारा साथ दिया। तो पीडीए जो हमारा जो एक नारा है, ये केवल अकेले नहीं है, हमारे दलित और आरक्षण जो पिछड़े हैं, ये जो नारा हमारा है, ये अगड़ों को साथ लेके है। ठीक, अगड़े हमारे मदद करें, ठीक है, अगड़े हमारी मदद करें, अगड़े इस समाज में समानता लाने के लिए इस पीडीए की मदद करें। ठीक है यादव साहब, ठीक ठीक ठीक, तो इसी आधार पर सरकार बनाएंगे 27 की, हमें रोक नहीं सकता। ओके, आपने दिल की क्या बात है, जुबान पर है वो सारी बातें कही, लेकिन क्या दिल के अरमान भी वह पूरे हो पाएंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती बन पाएगी? हाँ नहीं ठीक है। वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्स साहब देखिए, वो कह रहे हैं यादव साहब की बहुत सुलझे हुए हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उलझन कोई माने ना माने आप ही हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं। आप लंबे समय से 2 बार से सत्ता पर काबिज है, तीसरी बार की ओर आप अग्रसर हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी आगे भी बढ़ रही है। आपने नया आरएसएस का गठजोड़ भी, नया क्या पुराना ही है, लेकिन उसको नया रंग दिया जा रहा है, सामाजिक समरसता का नाम दिया जा रहा है। पीडीए की काट ढूंढ ली है क्या आपने? आपको लगता है कि अब आप चूंकि पीडीए की काट ढूंढ लेंगे तो फिर एक तरह से आप बहुत आगे निकल जाएंगे? आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो आपके ऊपर लगाते हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात अखिलेश यादव साहब ने की है, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, ये सारी चीज़ों की बात की है। क्या जनता इन सब चीज़ों को भी देख रही है, या सिर्फ धर्म की जो बात चल रही है उसी के हिसाब से वोट भी गिर रहे हैं? वत्सा देखिए कुणाल जी, धर्म की बात तो है ही। आज जिस तरीके से हो रहा है, पहलगांव में जो हुआ वो शायद आपने भी रिपोर्ट किया होगा जी। पूरा देश मर्माहत है सर। जात पूछी गई, पैंट उतार के निशान देखे गए, और कलमा नहीं पढ़ने पर गोली मार दिया। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये सच्चाई है। उसमें एक मुसलमान भी है सर जिसकी जान गई है। हो सकता है गलती से या उसको कलमा पढ़ने नहीं आता हो। अच्छा,
उतना टाइम नहीं था। आतंकवादी बात जब पूछ के नाम पूछते हो, पतरा पूछ के बात देखिए, किसी को। इनसे कहिए कि ठीक इनके है, वक्त ठीक। मैंने नहीं बोला है, ठीक है, आए। कि कृपया मेरे वक्त ना बोले तो ठीक है कृपा वत्स होगी। साहब, बोलिए। यादव साहब आते हैं आपके पास काउंटर के लिए। हाँ, आज यूपी लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर है। 2017 में 1007 राइट्स हुए थे। किडनैपिंग का बाजार चलता था, बेटियां सेफ नहीं थी। आज वो माहौल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। सबने धरती पकड़ लिया है, प्रदेश छोड़ दिया है, या अल्लाह के दरबार या भगवान के दरबार में झाल बजा रहे हैं। हमने काम किया है, धर्म को मजबूत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सनातन को मजबूत किया है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में चला जाता। इसके साथ ही हमने वहां पर अभूतपूर्व कार्य भी किए हैं। पीएससी की 54 कंपनियों को हमने रिवाइव किया। 2 महिलाओं का कंपनी चालू की। 11 लाख 11.5 लाख सीसीटीवी लगवाए। अभी तक 2,75,000 पुलिसमैन बहाल किए गए हैं। 2016 में कुणाल जी आंकड़े बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% था, अब 3%। ये अनएम्प्लॉयमेंट से ये सरकारी नौकरी की बात करने लगते हैं। क्या ये संभव है कि पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार अपने यहाँ रख ले? अमेरिका से विकसित कोई देश नहीं है, वहाँ 2% लोग सरकारी नौकरी में। हिंदुस्तान में 1% से भी कम। 1,36,000 महिलाओं को अभी तक हम जॉब दे चुके हैं। इधर उधर बिलखती गायों को 7700 काउ शेल्टर्स का निर्माण कराया गया। 1,60,000 कैटल हमने 1.5 लाख किसानों को दिया, जो अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाएं। 1,500 रुपए प्रति महीना नियम देते आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, फिगर्स तो आप बता रहे हैं वत्स साहब, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। नहीं, हम समझ। हाँ, बोलिए। सुनिए, एक मिनट। 3 नए शुगर मिल चालू किए। 8 बंद पड़े को चालू किया। और 38 मिलों का विस्तारीकरण किया। 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 80 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हैं। टूरिज्म में हमने अभूतपूर्व इजाफा किया। महाकुंभ पर में आपने देखा। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया है अब यूपी। 2016-17 में एग्रीकल्चर का ग्रोथ 5% था, आज 13.5% है। फिर भी किसानों को एमएसपी मिल रही है सर। देखिए, एमएसपी अभी 22 से 23 खाद्यान्न है, इनका प्राइस एमएसपी से ज्यादा है। ठीक, लेकिन एक बात ये भी है बस साहब, चलिए हम वो किसानी वगैरह पे तो हम बाद में बात करेंगे। आपने 2 मुद्दे उठाए, एक सुरक्षा के बारे में आपने बात की। सुरक्षा के लिहाज से जब वहां पर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है कि एक सांसद के घर पर ही तलवारें भांजी जाती हैं, उसे बुलडोज करने की कोशिश की जाती है, तो फिर सुरक्षा के ऊपर एक सवालिया निशान उन्हीं के लगता है। भले सांसद उनके पार्टी के हों, वो बात अलग है, लेकिन सांसद तो है ना। बेतुकी बात की, अनर्गल बात की, एक समुदाय को भड़काने की बात की, एक समुदाय के ऊपर ओछा व्यवहार किया, वो भड़क गए। और वो समुदाय मजबूत समुदाय है, लेकिन हमने कुछ होने तो नहीं दिया। प्रदर्शन करना कुणाल जी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने कुछ होने तो नहीं दिया। नहीं, ठीक है, वो बात तो है, लेकिन प्रदर्शन कब उग्र हो जाए और कब वायलेंस में तब्दील हो जाए, ये बहुत बारीक बात है।
पर सर है, आपने कि नहीं, आप सरकार- बुलडोजर की भी आप बात करते हैं, आप सुरक्षा के लिहाज से बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और फैसले हम उसके बारे में भी देखे हैं। तो क्या आपके लिए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके माइलस्टोन्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोगों के लिए भी वो एक माइलस्टोन है या एक सवालिया निशान है? ये भी तो एक बात है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाँ ये ठंडे बस्ते में चला गया है और हम उसे अभी ठीक लागू नहीं करेंगे। ठीक। अब आते हैं हमने यादव जब साहब। जरूरत समझा, हाँ बोलिए। हमने जब जरूरत समझा तो उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, जब जैसा जरूरत हुआ आपने किया, अब आदेश का भी हाँ, पालन किया। और ये मान लीजिए आप हाँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ ठीक है यादव साहब, देखिए वो कहे कि जब जिसका जैसा इस्तेमाल करना था किया, जब रोक लगाई गई हमने उसमें कटौती भी की। लोगों की भावनाएं यदि भड़क जाती हैं किसी के भड़काऊ भाषण से तो उसमें क्या करे, लेकिन कुछ होने तो नहीं दिया गया। इसका मतलब चीज़ हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं जिनका हमने जिक्र भी किया था, क्या वो सारे मुद्दे कहीं दबते चले जा रहे हैं और लोग इसी में उलझन में फंसते चले जा रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनके हित की बात कोई नहीं कर रहा है? यादव साहब। दरअसल है क्या कि हमारे जो आई है पक्षी, इनकी बातचीत में कितनी सरलता है, मतलब ये किस तरह से गिनाते चले जा रहे हैं। देश का 80% आदमी इनकी बात सुन के समझ नहीं पाएगी क्या चाहते हैं। देखिए मेन मुद्दा था, अब इन्होंने बात करी थी पूरे उसकी के अपराध कम हुआ है। मैं आपको नई गजल के एक दो शेर सुनाता हूँ कि मैं हाथों को रख देता हूँ अक्सर ही अंगारों पर, कलम हमारा आग उगलता रहता है गद्दारों पर, तो कैसे कह दूं अपने वतन में चैनो सुकून के साए हैं, जब मिलते हैं खून के छींटे रोज मुझे अखबारों पर। आप टीवी देखिए, आप अखबार देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, मर्डर हो रहे हैं, अस्पतालों में पंखे पूरे नहीं मरीज मर रहे हैं। डेली कम से कम 50 समाचार अपराध का होता हमारे अखबार में, ये नहीं दिखाई पड़ता बस जी को। और मेन मुद्दा तो आज ये था ना, उससे ये पीछे हट रहे हैं। मुद्दा अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने की ताकत इनमें भी नहीं है। ये हमारी जीत आज की उसकी है डिबेट की कि उन्होंने और बातें गिना दी। उन्होंने गिना दिया वहां पर हिंदू मरे, अरे भाई आदमी मरा है, आदमी, उसमें मुसलमान ही मरा है। और जहां सवाल ये जो करड़ी सेना का है, एक ही बात कहना चाहता हूं, मैंने भी ताजा गजल का एक शेर में सुनाता हूं कि चीख पुकार मचाने वाले कल केवल पछताएंगे, चीख पुकार मचाने वाले कल केवल पछताएंगे, कर इतिहास के बनने पलटे भेद बहुत खुल जाएंगे। ये कड़ी सेना जो कर रही है ना, ठीक, उनके लोगों ने क्या किया है, अकबर के इस कार्यकाल में उनके बच्चों ने क्या किया, उनके लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। मैं अंत में इतना कह सकता हूँ, अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए हमारे बदजी पर एक शब्द नहीं है। नहीं तो ठीक है ना यादव साहब, सीधा पूछ ही लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास, कोई आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता। आते हैं आपके पास, एक बार सीधा पूछ लेते हैं। वत्स साहब, अखिलेश यादव साहब को आप थ्रेट मानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? उसके पीछे के रेफरेंस के लिए बस आपको बता देते हैं, आप जानते हैं कि 2024 के आम चुनावों में भी आपने उनको थ्रेट नहीं माना था, लेकिन वही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया था दोहराने की जरूरत नहीं। वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, हम चुनाव में और आदतन में मेरी मैं किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता हूँ। हाँ, मैं भी नहीं करता। बस साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बस साहब, आप बार बार मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं कुछ अखिलेश यादव को बोलूं। देखिए, अखिलेश यादव इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। अखिलेश यादव एक साधारण आदमी है, पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। मैंने जितनी बातें कही वो आपके पार्टी के खिलाफ थे, वो चीजें आपके समय में नहीं थी। तो ये एक तरीके से प्रहार सपा पर है। और ये जो 8 साल के अंदर आप बीच में मत बोलिए, ये जो सपा पर नहीं, सपा पर जो प्रहार है, एक मिनट, आप ये देखिए, यही तो कुणाल जी सही नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं यादव साहब, आ रहे हैं एक बार। हाँ आ रहे हैं, आप गिनाइएगा एक बार, वत्स साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। लोग भरे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ठीक है,
बोलिए ना इस पे आप। तो वत्स साहब ये सारे मुद्दे जो वो इंगित कर रहे हैं यादव साहब, ये फैक्टर्स नहीं है क्या, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितनी चीजें हैं वो सब सपा के खिलाफ की चीजें। तो सपा के खिलाफ गई तो उनके अध्यक्ष के खिलाफ भी किया। ये है लोकतंत्र में सही ढंग से प्रहार करने का तरीका। व्यक्तिगत लांछन, रूल जलूल कह के वो सही डिबेट की गरिमा नहीं होती। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी छोटा नहीं समझती और 24 घंटे 365 दिन वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत। हम अखिलेश यादव जी को कमतर नहीं आंक रहे हैं। ठीक। जो भी योद्धा पहलवान, जो भी योद्धा अरीना में है, हम सबको आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक। प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। ठीक। लेकिन हमें विश्वास है अपने ऊपर कि हमारे किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट हो रही है, हमें दोबारा तिबारा रिपीट कर रही है। ठीक। और ये जातिगत पार्टियां तो जाति के अंदर से जाति निकालकर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इनका ये अब खात्मे की तरफ। ठीक है, इस राजनीति में यदि व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो तो इस राजनीति को में हम इससे एक आदर्शवाद मान सकते हैं, सबको इसकी सराहना करनी भी चाहिए। हाँ यादव साहब, अब आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, वो मान रहे हैं अखिलेश यादव के इम्पोर्टेंस को, लेकिन वह अपने कॉन्फिडेंस से यह भी मान रहे हैं कि आपके लिए अभी भी गद्दी दूर है। देखिए गद्दी दूर पास होना अलग बात है, लेकिन वर्तमान में चल रहा है। हाँ, जो हालात देश में बने हुए हैं, मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप एक बार दौरा करिए, हमारे जिलों में करिए, गांव में करिए, किसानों की क्या हालत है आप समझिए। चारों तरफ हमारे जिले में आग लगी है, 18 जगह आग लग चुकी है। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, एक मशीन है, जबकि हर तहसील पे होना चाहिए। इस मौसम में बहुत आग लगती है, किसान किस तरह से मर रहा है। मैं अस्पताल जाता रहता हूँ, आप देखिए अस्पतालों की हालत बड़ा दर्दनाक हालत है। केवल कारण इतना ही है कि वो केवल धर्म के नाम पर हम सबको लूटना चाहते हैं। 80-20 का नारा लगाने वाले देश का भला नहीं कर सकते हैं। प्रधान जी, हम आप किसी बिरादरी के हो, मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग बेसिकली सब इंसान हैं। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। समाजवाद का मतलब है इंसानियत, और इंसानियत में समाजवाद, ये समाजवाद और इंसानियत पर्याय है। तो हम चलते हैं इंसानियतवाद पर, जहाँ हिंदू मुस्लिम सबका, दलित का सबका ही। अभी देखिए आप, अभी एक खास बिरादरी जो योगी जी की बिरादरी के है, उसने बारात नहीं चढ़ने दी है हाथरस में, या पता नहीं है, पर इसके यहीं के पास की बात है। दूल्हे को मारा, जूतों से मारा और बारात नहीं चलने दी। आज भी हमारे यही हो रहा है योगी जी के राज में। वो कहते हैं अपने को संत है, लेकिन वो संत कहीं से नहीं है। ठीक है, आप बताइए, इससे ये सब मेरा हो रहा है। ठीक, ये जो हो रहा हमारे प्रदेश के अंदर, किसी के बोलना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट, बस वक्त का अभाव है सर, समझ गए आपकी बात। जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं वत्स साहब, प्लीज 10 सेकंड बोलिए सर। कुणाल जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ। हाँ, अतीक अहमद गांधीवादी पाठ पढ़ाते थे। हाँ, मुख्तार अंसारी गांधीवादी पाठ पढ़ाते थे। हाँ, आजम खान गांधीवादी पाठ पढ़ाते थे। उनको जड़वत मजबूती देने का काम सपा सरकार करती थी। क्या वो गांधीवाद का प्रसार करा रही थी उनके थ्रू? ठीक, सिर्फ इसका जवाब दे देता। ठीक, ठीक है, वक्त का अभाव है। कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे कुछ जवाब मांग रहे हैं सर। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो सब दिवंगत हो गए, क्या वो गांधीवादी थे? अरे आप बताइए, अखिलेश यादव जी ने 2012 में नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब के लिए मना कर दिया था। चलिए, ठीक, ये बताइए, क्या मुख्तार हमारे दल में थे? ठीक है, लोग क्या हमारे दल में थे? ठीक है, नहीं, ये पिछली बात को उखाड़ते हैं। सवाल का जवाब एक सवाल के साथ, और आप दोनों से क्षमा भी चाहते हैं, वक्त का अभाव है। आप दोनों इसमें शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो क्या अखिलेश यादव ने 2027 का चुनावी एजेंडा फिक्स कर दिया है? और यदि फिक्स कर दिया है तो इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।